नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि भारत सरकार काम कैसे करती है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं और गठबंधन की राजनीति का ये जो दिलचस्प खेल है, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में देना उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई पहलू हैं और आज हम उन्हीं पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। प्रधानमंत्री की असली ताकत को समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो समकक्षों में प्रथम का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा लीडर जो ग्रुप के बाकी सदस्यों के बराबर ही है, लेकिन उसे सबसे अहम माना जाता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री भी आखिर में संसद के उन 543 सांसदों में से ही एक हैं। इसे समझने के लिए चलिए अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं और स्कूल के मॉनिटर का उदाहरण लेते हैं। वो भी तो बाकी स्टूडेंट्स में से ही एक होता है, लेकिन उसके पास थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका भी कुछ कुछ ऐसी ही है। ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग तय करता है कि गाड़ी किस दिशा में जाएगी, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पूरी सरकार को दिशा देते हैं। उनकी जो टीम है यानी मंत्रिपरिषद, वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करती है। अब एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। एक मंत्री और एक आम सांसद में आखिर अंतर क्या होता है? देखिए, जो सांसद मंत्री बन जाता है वो सीधे नीतियां लागू करवा सकता है। वहीं एक आम सांसद केवल मुद्दे उठा सकता है। जैसे जब हाजीपुर के सांसद रेल मंत्री बने तो उन्होंने वहां रेलवे का हेडक्वार्टर ही बनवा दिया। जरा सोचिए, इससे उस इलाके को कितना फायदा हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सरकार बनाने की बुनियाद है, यानी बहुमत का खेल। ये है वो जादुई आंकड़ा। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। बहुमत का मतलब है लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना। यही एक स्थिर सरकार बनाने का आधार है। और इसे साबित करने के लिए होता है फ्लोर टेस्ट, जहां सरकार को संसद में अपना बहुमत दिखाना पड़ता है। लेकिन तब क्या होता है जब किसी एक पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिलती? यहीं से कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यहीं से तस्वीर में एंट्री होती है गठबंधन की। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो जरूरत से पैदा होती है, जब नंबर पूरे नहीं पड़ते। इसका सीधा सा मतलब है कि कई अलग अलग पार्टियां मिलकर एक टीम बना लेती हैं। भारत में दो बड़े गठबंधन काफी समय से हैं, यूपीए और एनडीए। इससे पता चलता है कि गठबंधन की राजनीति हमारे सिस्टम का कितना जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन गठबंधन में सरकार चलाना आसान बिल्कुल नहीं है। इसकी अपनी ही चुनौतियां होती हैं। गठबंधन की राजनीति को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है। इसमें हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। सरकार हर वक्त इस दबाव में रहती है कि कोई सहयोगी दल कहीं समर्थन वापस न ले ले। ये एक बहुत गहरी बात है। जब सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता में बने रहने पर हो, तो बड़े और कड़े फैसले लेने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। नीतियों से समझौता करना पड़ता है और महत्वाकांक्षाएं भी सीमित हो जाती हैं। तो इस दबाव के खतरे क्या हैं? देखिए, पार्टनर पार्टियां कभी भी समर्थन वापस लेने की धमकी दे सकती हैं। छोटी छोटी पार्टियों को भी बड़े बड़े मंत्रालय देने पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि मुख्य पार्टी की बड़े फैसले लेने की ताकत कम हो जाती है और कभी-कभी पार्टनर्स को खुश रखने के चक्कर में भ्रष्टाचार का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर पहुंचते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि देश के लिए क्या बेहतर है? एक पार्टी के बहुमत से मिली स्थिरता या फिर गठबंधन की मजबूरियों वाला समझौता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।